हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में बताता हूं कि अभी तक हमने एचपी टेट की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर के मैथ्स केमिस्ट्री के हम 2013 से लेकर 2022 के पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। हम केमिस्ट्री का कंटेंट पोर्शन की प्लेलिस्ट बन चुकी है, वो ख़त्म हो चुका है। वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसके बावजूद दोस्तों 2019 का दिसंबर वाला पेपर, 2020 के दोनों पेपर, 2021 के दोनों पेपर, 2022 के दोनों पेपर हम डाल चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आज आएगा 2019 का ये दूसरा पेपर होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए अगर आपको सीटेट की वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट की चाहिए, क्या चाहिए, तो मैं 20-25 तारीख के बाद वो डालना स्टार्ट करूँगा। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, तो होगा। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। अ पीस ऑफ wire of resistance R is cut into 5 equal parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R and R dash. देखो सर दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि पीस ऑफ वायर है, मान लो कोई पीस ऑफ, देखो दोस्तों ये मान लो कोई पीस ऑफ वायर है, ये मान लो कोई पीस ऑफ वायर है। अब आप क्या करते हैं, इसको करते हैं कट 5 इक्वल पीसीज में। 5 इक्वल पीसीज मान लीजिए, आप इस तरीके से करते हैं 3 4 2 1 2 3 4 5। देखो ये 5 इक्वल पीस में कट हो गया। ठीक है, पीस ऑफ वायर इज ऑफ रजिस्टर आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स आर दे कनेक्टेड इन द पैरेलल। और आप उसको कनेक्ट कैसे कर लोगे, इसको काट के इसको पैरेलल में कनेक्ट कर लोगे, पांचों पीसों को। ठीक है, इस तरह से आप पैरेलल में इनको कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, इनका कनेक्शन दे के पैरेलल में आप कनेक्ट कर लोगे। जब दोस्तों आप इसे पैरेलल में कनेक्ट करोगे, ठीक है, जब आप इसे पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इसका बोल रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कितना होगा, इस रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कितना होगा। दोस्तों पहली बात, जब इसे काटोगे तो इसका हर एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। एक का रेजिस्टेंस पूरी वायर का था आर, और जब इसे काट के आप करोगे तो ये हो जाएगा R/5 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 R/5, पाँचों का हो जाएगा R/5 R/5 R/5। ठीक है, अब आप इसे पैरेलल में जोड़ोगे तो पैरेलल का आपको फॉर्मूला पता है 1/R, तो R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 और प्लस 1/R/5। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका, पाँचों को आपने जोड़ दिया। इनका 5 ऊपर चले जाएगा दोस्तों, मैथमेटिक्स सबको आता है। इनका 5 ऊपर चले जाएगा तो ये 5/R 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 बन जाएंगे। देखते हैं कैसे। तो ये ऊपर जाने के बाद ये बन जाएगा 5/R 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। तो दोस्तों बन गया। यहाँ पे आप क्या है, R कॉमन ले लीजिए, सर एलसीएम ले लीजिए R। उसका बाद आ जाएगा सारा क्या आएगा, ये 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, चारों पाँचों 5 को प्लस करेंगे, पाँचों 5 को तो आ जाएगा 25/R। ठीक है, ये आ गया आपका 1/R डैश की वैल्यू। क्या आ गया, 1/R डैश की वैल्यू। ठीक है, 1/R डैश की वैल्यू आई दोस्तों आपके पास ये। ठीक है, तो आप इसको R डैश में कन्वर्ट कर दीजिए। तो R डैश को जो आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा R/25, इस तरीके से R/25 बन जाएगा। अब इसका रेशो क्या होगा दोस्तों, R, इसका रेशो क्या होगा, किसका बोला रेशो, R और R/ डैश का रेशो निकालने को बोला। ऊपर होगा R, ठीक है, और यहाँ होगा R/25 ये आया था। तो ये हो जाएगा R, ये R आ जाएगा, 25 ऊपर चले जाएगा, R से R कट जाएगा तो 25 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, आंसर आ जाएगा इसका 25। देखो दोस्तों यहाँ पे एक बार देख लीजिए। देखो रेजिस्टेंस ये R/5 में आपने डिवाइड किया, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज वेयर R डैश, तो यहाँ पे 1/R डैश। ठीक है, आपने जब उस वायर को काटा तो हर एक की जो रेजिस्टेंस था वो था 5/R 5/5/R। तो उसको आपने पैरेलल में जोड़ा तो आपने सबको प्लस कर दिया 1/R डैश की फॉर्म में।
तो इसका आर की जगह आप R/5 डालोगे तो R और ये 5 ऊपर चले जाएगा, तो ये 5, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तब आप क्या करोगे, इसमें R नीचे एलसीएम ले लोगे, 25 पाँचों 5 प्लस हो जाएंगे, 25 आ गया। R' की वैल्यू R/25 आ गई, R' की वैल्यू डालोगे तो R और 25 ऊपर चले जाएगा, R से R कट जाएगा, 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ आया होगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, मैं आपको बता चुका हूँ इंफ्रारेड रेज। आज के पिछले वाला जो पेपर था इससे पहले उसमें भी ये क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, कि ये उससे पिछले वाले में था, पर किसी में था इंफ्रारेड रेज। व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इंफ्रारेड रेज? Now when the heat observed by the earth's surface, it is trapped in the earth atmosphere and thereby adding to increase the earth temperature. The effect is what called the greenhouse effect. जब क्या पृथ्वी का तापमान बढ़ता है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो इंफ्रारेड रेज आर द कॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंफ्रारेड रेज का कारण होता है। ठीक है। Who discovered that when the current is passed through the conductor produce magnetic field, Hans Ørsted find that। ठीक है, ये जो हैंस ऑर्स्टेड है ये ऐसा यूनिट भी है मैग्नेटिक लाइंस की। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैंने गलत बोला कि ये किसकी यूनिट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर सही बोला तो भी बताएं। एडी करंट डू नॉट कॉज, देखो एडी करंट है जो ये कॉज नहीं करता स्पार्किंग। ठीक है, एडी करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आर नॉट रिलेटेड। ही प्लेस्ड वायर विद इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ नेक्स्ट टू कंपास विच हैज मैग्नेटिक नीडल एज ही एक्सपेक्टेड। द नीडल ऑफ द कंपास डजंट मूव, इट जस्ट कीप पॉइंटिंग टूवर्ड इट्स अर्थ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। आफ्टर द demonstration, curious student held in the wire near the compass again but in the different direction. To the Ørsted surprise, the needle of the compass swing toward the wire, so it was no longer pointing north. Ørsted judge he turned off the current in the। बेसिकली दोस्तों ये स्टोरी थी कि कैसे ऑर्स्टेड ने इन्होंने डिस्कवर किया था कि करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल में करा रहे थे बच्चों के साथ, उसमें इन्होंने पाया कि जैसे करंट पास कर रहे हैं तो ये नीडल मूव कर रही है, जैसे करंट बंद करे वो बंद हो जा रही है। तो यही स्टोरी थी, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। आगे चलते हैं। एडी करंट डू नॉट कॉज, एडी करंट क्या कॉज नहीं करता? स्पार्किंग कॉज नहीं करता। एडी करंट डू नॉट कॉज स्पार्किंग, एडी करंट में स्पार्किंग नहीं होती दोस्तों। आगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻80 और 1 इलेक्ट्रॉन में होते हैं 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम चार्ज। आगे चलते हैं। सोलर एनर्जी इज ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, सोलर सिस्टम जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन ही आंसर होगा। जैसे सोलर एनर्जी और सन कौन सी होती है, सन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻80। सोलर सिस्टम एनर्जी इज ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन। ये कोई क्वेश्चन दोस्तों मिस हो रहा है बीच में, देखते हैं। अच्छा, अ पर्सन कैन नॉट डिस्टिंक्टली सी ऑब्जेक्ट की बिहाइंड 2 मीटर, द डिफेक्ट कैन करेक्टेड बाय द यूजिंग द लेंस। देखो कोई इंसान है, ठीक है, वो वस्तु नहीं देख रहा है 2 मीटर की दूर से, 2 मीटर वाली जो दूर से वस्तु से देख नहीं पा रहा ढंग से। तो दोस्तों इसका लॉजिक सिंपल सा है कि अगर कोई दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है, ठीक है, क्योंकि नियर पॉइंट तो हमारा 25 सेंटीमीटर है, तो नज़दीक वाला तो नहीं है ये। पर्सन कैन नॉट डिस्टिंक्टली सी ऑब्जेक्ट की बियॉन्ड 2 मीटर, तो अगर वो थोड़ी दूर की वस्तु, अपने से थोड़ी दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है तो डिफेक्ट कैन बी कवर्ड बाय यूजिंग लेंस ऑफ पावर। देखो उसका क्या बन रहा है, जो उसकी लाइट जा रही है उसकी आंखों से, वो बन रही है रेटिना से दूर से आ रही है, और रेटिना से पहले ही वो क्या है, मिल जा रही है। वो रेटिना से पहले ही इमेज बना दे रही है उसकी, रेटिना से पीछे ही बना दे रही है, रेटिना तक नहीं पहुंच रही है। तो हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो रेटिना तक उसकी इमेज पहुंचाए। तो हमें को ऐसा लेंस चाहिए जो लाइट को डाइवर्जेंट करे। और एक कौन सा लेंस होता है, कनकेव लेंस लाइट को डाइवर्जेंट करता है। ठीक है, तो ये होगा डाइवर्जेंट लेंस। ठीक है, और इसमें बोला है कि कीप्ड बियॉन्ड 2 मीटर देन डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस ऑफ पावर। कितनी पावर लगेगी आपको पता है, P = 1/f। ठीक है,
तो आपको होता है P इज इक्वल टू 1/f, तो P इज इक्वल टू 2 मीटर, 1/f की जगह डाल दे रहे हैं 2 मीटर हम। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, 2 की जगह डाल देंगे आप, f की जगह डाल देंगे आप 2 मीटर, f की जगह डाल देंगे आप 2 मीटर, और उसके बाद आपको इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 डायमीटर आ जाएगा। तो कनकेव लेंस मस्ट बी यूज, देयरफॉर पावर शुड बी नेगेटिव। ठीक है, इसमें कौन सा यूज होगा, कनकेव लेंस होगा। आगे चलते हैं, पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश द ऑब्जेक्ट की बियॉन्ड 2 मीटर, ये हो गया। आउट ऑफ रेड, ग्रीन, ब्लू और वायलेट विच कलर डेविएट, तो मैं आपको बता चुका हूँ इसका विबग्योर, मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ से यहाँ को जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, यहाँ से यहाँ को जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो मतलब इसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है और सबसे जिसकी कम वेवलेंथ होती है वो उतनी ज़्यादा डेविएट होगी, मतलब उतनी ज़्यादा वो बैंड हो जाएगी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्शन होती है एटमॉस्फेरिक, उसमें वो बैंड हो जाएगी। इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 2%, देन द टाइम पीरियड, देखो लेंथ किसी भी पेंडुलम की अगर आप 2% बढ़ाते हो तो उसका टाइम पीरियड 1% इंक्रीज़ हो जाएगा। कितना टाइम परसेंट, 1% इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज गिवन बाय टी, तो टी बाय √TG। एरर ऑफ द टाइम पीरियड इज डेल्टा टी डिवाइड बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2 इंटू डेल्टा एल डिवाइड बाई 1। ठीक है, डिवाइड बाय एल इंटू 100। तो आप क्या करोगे, डेल्टा एल और एल निकालोगे इंटू 100 तो 2% आ जाएगा। डेल्टा टी डिवाइड बाई टी इंटू 100, 1/2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 1% आ जाएगा। हैज़ द टाइम पीरियड इंक्रीज बाय 1% इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज डिक्रीज बाय 2%। अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है, अगर हम लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीज करते हैं 2%, तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा 1%, मतलब उसका आधा इंक्रीज होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, रिजिडिटी मॉड्यूलस ऑफ लिक्विड इज 0 होती है दोस्तों, कितनी होती है, 0 होती है रिजिडिटी मॉड्यूलस। तरल की का कठोरता मापक है, तरल का कठोरता मापक क्या है, 0 है। आगे चले दोस्तों, जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट टू हीट रिलेटेड हीट एनर्जी टू, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, नन ऑफ दिस। तो जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट टू हीट रिलेटेड हीट एनर्जी, जो ताप का जूल यांत्रिक समतुल्य ऊष्मीय ऊर्जा का संबंधित करता है, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा दोस्तों नन ऑफ दिस। आगे देखते हैं, ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकंड। देखो दोस्तों, ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर 4 सेकंड में, ठीक है, एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। मैंने आपको पिछले पेपर में बताया था कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो आपका फॉर्मूला होता है 2v1 प्लस v2, मतलब वेलोसिटी। तो आपको क्या बोला है इसमें, 16 मीटर 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट ट्रैवल हो रहा, तो आपको वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। डिस्प्ले 16 मीटर 16 डिवाइड बाय 4 तो आ जाएगा 4 चौके 16, तो 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई इसकी। दूसरी वेलोसिटी आपके पास 16 मीटर 2 सेकंड में, तो 8 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात, फॉर्मूला क्या था, 2v1 प्लस v2, 2 × 4 × 8, 4 + 8। ठीक है, वैल्यू डाल दी v1 v2 की। 8 कम 8 दूनी 16, 8 4 दूनी 8, 8 8 64, तो 64 आ गया इधर, ये आ गया 12। ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे 12 5 60, तो 5 से रिलेटेड कुछ आएगा, 5 पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो 5.33 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ आएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, एंड 1 किलोवाट आवर इज नंबर ऑफ जूल, तो 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, 3 × 6 × 10⁻6 जूल, इसका आंसर होगा डी दोस्तों। आगे चलते हैं, देखिए जो क्वेश्चन अभी मैंने किया डिस्टेंस वाला, इसे an object travels 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज। तो इसे देखो उसी तरीके से किया है, इन्होंने टोटल डिस्टेंस कर दिया d1 d2 16 मीटर 32 मीटर, टोटल टाइम कर दिया इन्होंने 4 + सेकंड 2 सेकंड 6 सेकंड हो गया। इन्होंने टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम कर दिया 32 मीटर + 6 सेकंड। तो इन्होंने इस तरीके से कर दिया। अगर आपको इस तरह से अच्छा लग रहा है तो वैसे कर लीजिए,
अगर आपको जो मैंने फार्मूला बताया उस तरीके से था तो वैसे कर दीजिए, जैसा आपको ठीक लग रहा है। इसमें ये थोड़ा आपको ईजी लगेगा। अगर आपने डिस्टेंस और टाइम ही प्लस करना है, उनको डिवाइड कर देना है, ठीक है। वो वाला फार्मूला हर जगह लगता है जहाँ डिस्टेंस आपने दोनों जगह डिस्टेंस बराबर ट्रैवल किया हो, मतलब आते भी और जाते भी, या कहीं आप बोल रहे हो कि आप वहाँ गए उतना सेम डिस्टेंस, तो वहाँ जाने में भी सेम डिस्टेंस, वो फार्मूला वहाँ लगता है, ठीक है। तो वहाँ वो ऐसी कंडीशन थी तो मैंने वो लगा दिया। बाकी इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये तो सर्वव्यापी तरीका है कि एवरेज वेलोसिटी स्पीड निकालने का, कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये वाला टोटल डिस्टेंस किया, टोटल टाइम किया, उनको डिवाइड कर दिया। आगे चलते हैं। जूल वाला क्वेश्चन कि 1 जूल इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इन्होंने क्या किया, 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकंड। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। 1 किलो वाट आवर इज 1000 जूल पर सेकंड इंटू 3600 सेकंड, मतलब किलो वाट को इन्होंने 1000 जूल पर सेकंड लिख दिया। 1 किलो वाट 1000 जूल के बराबर होता है, जूल पर सेकंड के बराबर होता है। तो 1 किलो वाट की जगह इन्होंने 1000 जूल पर सेकंड इंटू आवर की जगह 3600 डाल दिया, तो 3.6 इंटू 10⁻6 आ गया। ये वैल्यू दोस्तों याद ही रख लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि ये हर जगह यूज़ होती है, बहुत जगह यूज़ होती है। 3.6 इंटू 10⁻6, और पेपर में भी टाइम बचेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज, देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बता चुका हूँ, वर्क डिवाइड बाय चार्ज, कितना चार्ज ने कितना वर्क किया, ठीक है। तो इसका पहला आंसर होगा। देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन 105 पे पहुंच चुके हैं। 3 रजिस्टर्स 20 ओम, 10 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, देन देयर इक्विवेलेंट इज। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आपको पता है कि पैरेलल में कनेक्टेड है ये, ठीक है। तो आपको पता है 1 आर डैश 1/R1 1 प्लस R2 1 प्लस R3। आपको पता है इसका फॉर्मूला है आर डैश 1 आर की वैल्यू क्या है, 20 दी है, तो 20 डाल दो। 1/R2 की वैल्यू मतलब 10 दी है, तो R2 की जगह 10 डाल दो, और R3 की जगह 2 ओम दी है तो 2 ओम डाल दो, ठीक है। इनका एलसीएम आएगा 20। तो आगे करते हैं इसको, क्वेश्चन को। एलसीएम आएगा, देखो इसका एलसीएम आएगा 20 एलसीएम आया, ठीक है। वहाँ था 20 तो यहाँ 1 आ गया, प्लस 10 दूना 20 तो यहाँ 2 आ गया, 2 ढाई 10 तो ये 10 आ गया, तो ये आ गया 13/20, ठीक है। ये है 1 आर डैश। और वहाँ से आर डैश डालना है तो इसे ऊपर ले जाओगे तो ये आर डैश, और इसे उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा 20/13। जब आप 20 को डिवाइड करोगे 13 से, तो 1.54 ओम इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, आएगा सी आंसर। आगे बढ़े तो दोस्तों ये इस जैसा एग्जाम्पल है, ये सेम एग्जाम्पल नहीं, इसमें 4 ओम 5 ओम और 20 ओम दिया है। तो देखो पैरेलल में होते हैं रजिस्टर, तो मैंने आपको फार्मूला बताने के लिए किया है कि यहाँ पे 1/R1 1/R3, यहाँ पे R की जगह 4 डाला, 5 डाला, 20 डाला, उसके बाद क्या है 20 ओम आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं। इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। देखो पोजीशन टाइम रिलेशन होता है, ये पोजीशन है या मतलब डिस्टेंस है, और ये टाइम है लास्ट में, तो ये है पोजीशन टाइम रिलेशन। देखो ये है आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। और ये है आपका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ठीक है। फ्रंट और स्टार्टिंग के देखोगे तो वहाँ से रिलेशन पता लग जाएगा। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन या पोजीशन टाइम रिलेशन। आगे चलते हैं, तो 20 का आंसर है। अगला क्वेश्चन है मोमेंटम ऑफ मोस्ट हैजर्डस मेटल पॉल्यूटेड इन ऑटोमोबाइल लेड। ये इसका आंसर होगा लेड। मोमेंटम प्रीवियस रिपीटेड क्वेश्चन है, मोमेंटम इज मेजर्ड एज मास इनटू वेलोसिटी। देखो मोमेंटम आपका होता क्या है, P इज इक्वल टू mv। मैं बार बार बता चुका हूँ हर पेपर में, P इज इक्वल टू mv। तो मैं इसलिए इनको अब जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जो मैं बता चुका हूँ पहले। मोमेंटम इज द मेजर ऑफ मास इनटू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी। इसके बाद आता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट। ये मैं प्रीवियस पेपर में बता चुका हूँ कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है डिस्प्लेसमेंट, और एरिया स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है एक्सेलरेशन। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, देन डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 की पावर 3, देन द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में था, उसमें देखो डेंसिटी ऑफ सिल्वर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दी है 10.8, लिख दो। फार्मूला क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मैंने डी डेंसिटी और एस को सिल्वर, डी से डेंसिटी, डब्ल्यू से वाटर, और रिलेटिव डेंसिटी आर और डी को डोनेट किया है, ठीक है।
देखो दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी दी है 10.8, तो डाल दो 10.8। रिलेटिव डेंसिटी दी है 10.8, डाल दिया आपने। उसके बाद द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 10.10⁻³ ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर तो वैसे ही रहेगा, बाकी डेंसिटी ऑफ वाटर है 10⁻³ ठीक है। अब बोला डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालो, तो आप क्या करोगे 10.8 इंटू 10⁻³ को एक तरफ ले जाओगे और डेंसिटी ऑफ सिल्वर यहाँ से आ जाएगा ठीक है। तो 10⁻8 इंटू 10.8 इंटू 10⁻³ इसका आंसर है ठीक है। तो ये इसका आंसर है डी। आशा करता हूँ समझ आएगा दोस्तों। कुछ नहीं करना है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी ठीक है, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल, एनी मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर ठीक है, या तो डेंसिटी ऑफ फर्स्ट मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सेकंड मटेरियल ठीक है। जो आपका सेकंड मटेरियल दिया है, जो आपका फर्स्ट मटेरियल दिया है, उनकी डेंसिटी निकालनी है रिलेटिवली। इफ़ द एफ टी एंड वी डिनोट फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली, देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, देखो इसने बोला है फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी की फॉर्म में निकालना है डायमेंशनल फार्मूला। तो आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ से एक्सेलरेशन को एक तरफ ले जाओ तो आ जाएगा मास डिवाइड बाय फोर्स ठीक है। तो और मास क्या होता मास सॉरी देखो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको फार्मूला निकालना है मास का, तो मास को एक तरफ रखो, एक्सेलरेशन डिवाइड बाय फोर्स। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम ठीक है। फोर्स ऐसे ही रह गया। तो देखो इसमें क्या है, फोर्स कितनी है, इसमें फोर्स है 1 ठीक है। फोर्स कितनी है, फिर से मैंने गलती कर दी दोस्तों। देखो फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन ठीक है। मास को एक तरफ रखो और फोर्स इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा इधर से। फोर्स एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, टाइम चल जाएगा ऊपर एफ टी ठीक है। तो फोर्स होगी इधर 1, फोर्स आ जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला लगा एफ ठीक है। टाइम है टी, तो टी, और वी है ऊपर चले जाएगा तो वी इनवर्स बन जाएगा v-1 इस तरीके से ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। मोस्ट ये हो गया। देखो हमने कर लिया रिलेटिव इंडेक्स ऑफ 1.5। अच्छा, एक क्वेश्चन ये रह गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्लास इन। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन पिछले पेपर में समझा चुका हूँ सही से, तो यहाँ पे मैं फार्मूला डालूंगा। देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वी। म्यू होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो दिया है हमारे पास 1.5 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है। स्पीड ऑफ लाइट पता है आपको कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ और वी है स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मटेरियल या ग्लास, तो ये वी आ गया ठीक है। यहाँ से आप वी को ऊपर ले जाओगे 3 इंटू 10⁸ और डिवाइड में आ जाएगा 1.5 ठीक है। तो इसको आप जब इसका काटोगे तो यह आ जाएगा, ये घट जाएगा 2 से, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ ठीक है दोस्तों। 2 इंटू 10⁸, जिसका आंसर होगा ए। 112वां क्वेश्चन हमने कर लिया। आगे चलते हैं 113वां। 2 फैक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। 2 परपेंडिकुलर कब होंगे, जब ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होंगे। ये देखिए ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, थीटा 90 डिग्री होगा इसमें एंगल, जब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस की जगह 90 डिग्री डाल दिए और 0 आ गया ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। मिरर फार्मूला होता है ये ए प्लस यू प्लस ए डिवाइड बाई वी ए डिवाइड बाई यू इज इक्वल टू 1/f। ये होता है मिरर फार्मूला प्लस में होता है ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस, देखो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करता है बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसका आंसर है सी। 115 का आंसर है सी। द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हियरिंग फॉर ह्यूमन
ह्यूमन बींग, तो ये 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़, या 2 किलो हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, 2 किलो हर्ट्ज़ ये आप लिखोगे 2 किलो हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़, या लिखोगे 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, या 20 हर्ट्ज़ से 20,000 किलो हर्ट्ज़। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बॉडी ट्रैवल विद सिचुएशन ए, स्टेशन ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम स्टेशन बी टू ए 60 मीटर पर सेकेंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। देखो डिस्टेंस सेम है तो मैंने फार्मूला बता दिया आपको, और इसमें दी है वेलोसिटी, पहले से वेलोसिटी दे रखी है इसमें। बॉडी ट्रैवल स्टेशन ए टू बी टू 40 मिनट। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे हम 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 वाला फार्मूला लगा देंगे। 2v1 की वैल्यू है 40, v2 की वैल्यू है 60, डाल दिया दोस्तों, डिवाइड बाय 40 प्लस 60, ये आ जाएगा 100 डिवाइड करके, 6 चौके 24, 14 दूनी 48, मतलब ये आ गया ऊपर 4800। ठीक है, डिवाइड करके नीचे आ गया 100, दोनों को काट दो तो ये आ गया 48 मीटर पर सेकंड। 48 मीटर पर सेकंड इसका आंसर है, ए आंसर है इसका। द हैविली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड देयर रिस्पेक्टिवली प्लैनेट आर कॉल्ड, उनको बोलते हैं सैटेलाइट। जैसे हमारी सैटेलाइट है मून, वो मून क्या है, धरती के अराउंड घूमती रहती है। द साइंस ऑफ रोटेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज, तो द साइंस ऑफ भूस्तरीय उपग्रह घूमता है, कैसे घूमता है? देखो, भूस्तरीय उपग्रह पृथ्वी के साथ घूमता है, जैसे कि पृथ्वी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, NEWS, पृथ्वी घूमती है, सॉरी दोस्तों गलत लिख दिया, NEWS। दोस्तों पृथ्वी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, और ग्रह घूमते हैं ईस्ट टू वेस्ट, पृथ्वी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। और जो आपके रोटेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं वो भी पृथ्वी के साथ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व एट द सेम डायरेक्शन एज द अर्थ। वी ऑल नो अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देयरफॉर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द इक्विलेटरी प्लेन। ठीक है दोस्तों, आगे रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल ड्यू टू द सरफेस टेंशन, किसके कारण होती है रेन ड्रॉप स्फेरिकल? सरफेस टेंशन के कारण। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो खत्म हुई, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दीजिए, वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी बुरी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।